वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का यह क्लास जो है नीट के लिए है और नीट बायोलॉजी +2 क्लास। तो CBSE +2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बी रेडी, आप लोग का क्लास आज से शुरू होता है और बायोलॉजी का क्लास है फॉर नीट प्रिपरेशन। तो एवरीवन बी रेडी। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ की जो इकाई है ना वो क्या है, तो सेल है। तो स्टडी करते हैं सेल को। जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म्स, चाहे वह हमारा माइक्रोस्कोपिक हो, बहुत छोटा हो, जैसे कि बैक्टीरिया हो, ठीक है ना, या ह्यूज हमारा एलिफेंट हो, ब्लू व्हेल हो, हम लोग हैं, कोई भी ले लो, जेंट ऑर्गेनिज्म्स, वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो बने हुए हैं सेल के। दैट मीन्स दैट इज सेलुलर इन नेचर। वो सेलुलर नेचर के होते हैं, यानी वो सेल के बने हुए हैं। सेल इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी में सबसे छोटा यूनिट ऑफ लाइफ अगर कोई है तो वो है सेल। और ये सेल कैसा है, सबसे स्मॉल। आपका जो घर बना हुआ है उस घर में सबसे छोटी कोई अगर इकाई है तो वो है ईंट, है ना। बहुत सारी ईंटों के जुड़ने से बना है आपका घर, और हमारा बॉडी जो बना है वो सेल 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 जुड़ करके बना है सेल। बॉडी सेल से बना है क्या, बॉडी। तो सेल जो होता है ये क्या है, स्ट्रक्चरल, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, आपका माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देगा, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। और ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सेल जो है पूरी तरह से कार्य करता है। जैसे कि हमारा बॉडी जो है ना कार्य कर रहा है ना, ये हैंड फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। आई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। नोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। माउथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में सेल जो है वह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, और ये बहुत छोटा होता है। चलिए साइज देखेंगे, आगे देखते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, यानी कैसे ऑर्गेनिज्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होगा, वन सेल का बना हुआ। और मल्टीसेलुलर क्या होगा, नाम से ही लग रहा है मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ मल्टीसेलुलर। और मल्टीसेलुलर में आते हैं ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, मल्टीसेलुलर। और अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब हो गया जो हमारा क्या है, यूनिसेलुलर। तो अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, खोज कैसे हुई, तो सेल की खोज जो हुई है 1665 में, 1665 में, किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया। और ये थे क्या, इंग्लिश बॉटनिस्ट एंड इंग्लिश बॉटनिस्ट। इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया। कहाँ, ऑब्जर्व थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना, एक छोटा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसी में उन्होंने ऑब्जर्व किया। किस में ऑब्जर्व किया, कॉर्क में, कॉर्क में। एंड नोटिस्ड हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स। और उन्होंने नोटिस किया कि जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, ठीक उसी तरह से, ये देखिए कॉर्क का टिश्यू है, ठीक इसी तरह से कंपार्टमेंट्स बना हुआ रहता है सेल का। ऐसा ही सेल का बना हुआ था। उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था तो इस तरह से दिखाई दिया था उन्होंने, ठीक है, जिसको कि उन्होंने ड्राइंग किया था। तो ये हनी लाइक कंपार्टमेंट्स रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले। और उसके बाद जब देखा ना तो उसका नाम दे दिया उन्होंने। नामांकन सबसे पहले कोई किया तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, यानी सेल का नामांकन करने वाले पंडित जी कौन थे, रॉबर्ट हुक। ही क्वाइंड द टर्म सेल्स। सेल्स का जो टर्म जो है वह दिया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले। और सेल्स जो है वो कैसा वर्ड है, तो लैटिन वर्ड है, याद रखेंगे, लैटिन वर्ड है सेलुला। लैटिन वर्ड सेलुला
इसका मीनिंग होता है ए हॉलो स्पेस, एक हॉलो माने खाली स्पेस, लेकिन वास्तव में खाली तो है नहीं, वो हम लोग अब देखेंगे। तो शुरू देखे थे, स्टार्टिंग के पंडित जी है, तो उनको क्या पता कि बेटवा बड़ा बहो करके डीएम बनेगा, है ना। तो लैटिन वर्ड सेलुला से बना और ए हॉलो स्पेस, और ये जो इन्होंने एक्सप्लेन किया, अब इन्होंने इतना बड़ा खोज कर लिया, उनको लगा कि बहुत बड़ा खोज हो गया। अब इस पूरी कथा को, ठीक है ना, एक बुक में उन्होंने लिख डाला, और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया, जो ऑब्जर्वेशंस किया, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में पाया, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन करना माने गए निरीक्षण किया, निरीक्षण करके जो पाए उसको उन्होंने अपने एक बुक माइक्रोग्राफिया में एक्सप्लेन किया। क्लियर? अब देखिए, अब खेल चालू हो गया। अब लोग जान गया कि भाई सेल कोई चीज़ है, तो आगे आगे साइंटिस्ट लोग आने लगे। 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने, और 1665 के बाद 1674, जैसे ही 1674 आया तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एक डच ड्रैपर बिजनेसमैन था, ठीक है ना, कपड़ा का व्यवसायी था, ठीक है, डच था ल्यूवेनहॉक, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया। अब वो भी ऑब्जर्व किया, तो वो तो किया था डेड कॉर्क सेल में, है ना। रॉबर्ट हुक जो ऑब्जर्व किए थे डेड कॉर्क सेल में, और उसको एक्सप्लेन किए थे कहाँ, कौन सी किताब में? माइक्रोग्राफिया में। वेरी गुड। और नाम दे दिए, क्या नाम दिए? सेल। क्लियर? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल्स में ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स में, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसमें? लिविंग सेल्स में ऑब्जर्व किया। किसमें? बैक्टीरिया में। लाइक बैक्टीरिया फ्रॉम पॉन्ड्स, तालाब से बैक्टीरिया निकाला, और उसमें देखा ओ इसमें सेल है, ठीक है। टैटर ऑफ टीथ, आपके दांत में जो टैटर जमा रहता है ना, उसमें। और इरिथ्रोसाइट्स ऑफ ए फिश स्पर्म्स वेयर कॉल्ड एनिमैलिक्यूल्स, और इसका नाम दिया क्या इन्होंने? एनिमैलिक्यूल्स, ठीक है। एंड प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोआ में दैट इज वॉटिसेला, ठीक है। ही इज कॉमनली कॉल्ड एनिमैलिक्यूलिस्ट, और इसका नाम उन्होंने क्या दिया? एनिमैलिक्यूलिस्ट। सेल नाम दिया रॉबर्ट हुक ने, तो ये वो नया पंडित जी आ गया। ये नया पंडित जी क्या किया कि देखा लिविंग में, अरे यहाँ भी सेल है, डेड कॉर्क सेल में तो है, ये है, यहाँ लिविंग में भी सेल है, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया ANIMAL, एनिमल, ठीक है ना, ANIMAL एनिमल। एनिमल में जोड़ दिया क्या? CULES, क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स, और इससे बना दिया एनिमल क्यूल्स। तो ये एनिमल क्यूल्स टर्म दिया कौन? रॉबर्ट हुक। ओके, तो लिविंग में किसने देखा था सबसे पहले? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब खेला तो चालू हो गया। अब इसके बाद एनग्रू साहब आ गए। ओके, एनग्रू साहब 1682 में, और प्रपोज्ड सेल कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट देने लगा, कुछ और उसके बारे में जानकारियां जुटाई जाने लगी, और कहा गया विच स्टेट्स दैट सेल इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिम्स। और सबसे पहला किसी ने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिम्स कोई है बॉडी में, ठीक है ना, तो वो कौन है? सेल। कौन है? सेल। और इस बात को कहने वाला कौन है? एनग्रू। एनग्रू साहब ने सबसे पहले कहा। अब उसके बाद 1831, एक लंबा गैप हो गया, 1682 खत्म हुआ, अब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साहब आए और रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड्स। अब इन्होंने कहा क्या कि सेल तो है ये है, इस सेल के बीच में क्या होता है ना, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस को कौन खोजा? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में। एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखते जाओ, ठीक है। एक एक चीज को दिमाग में बैठा लेना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया, भाई कि न्यूक्लियस होता है, कहाँ किया? तो रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड, ऑर्किड के रूट्स सेल में। अब उसके बाद डुजार्डिन साहब आए। अब डुजार्डिन साहब आ गए 1836 में,
क्लियर। और 1836 में डुजार्डिन साहब आए तो उन्होंने कहा क्या कि लगता है इस सेल के अंदर कोई फ्लूइड भी है ना। रिपोर्टेड अ सेमी फ्लूइडी मटेरियल, कि सेमी फ्लूइडी मटेरियल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ मसल सेल्स एंड नेम्ड इट्स सार्कोड। इन्होंने मसल सेल देखा, मसल सेल होता है ना, मसल से सेल निकाला और उसमें देखा क्या कि भाई जो मसल सेल्स जो है इसके अंदर तो ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है ना कुछ फ्लूइडी मटेरियल्स भी है। अब ये जो फ्लूइडी मटेरियल्स है इसका इन्होंने नाम दे दिया क्या, सार्कोड, कि इसका नाम है सार्कोड। अब ठीक है भैया, अब इतना सुन लिया तो पुरकिंजे साहब उछल गए। अब पुरकिंजे साहब उछल गए और उछल के 1839 में कहें अरे 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 वो बढ़िया चीज मिला का, जेली खाए वाला टॉफी, ना 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 ना, नेम्ड दिस जेली लाइक मटेरियल। ये जो जेली लाइक मटेरियल जो है, जो जेली लाइक मटेरियल है इसका इन्होंने नाम दे दिया, पी से पुरकिंजे तो है ये थे, ठीक है ना, अब पीए से नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म, इसका नाम दे दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिया है, पुरकिंजे साहब ने 1839 में। ये आपको याद रखना है, जितना चीज बता रहे हैं ना सब दिमाग में बैठ जाएगा, खाली 2-4 बार मेरा क्लास सुन लो, क्लियर। अब हक्सले, अब इसके बाद हक्सले साहब ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म वाज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का फिजिकल बेसिस जो है ना, भौतिकीय आधार कोई किसी का है ना, तो वो कौन है, तब प्रोटोप्लाज्म है ना। प्रोटोप्लाज्म माई बाप है। प्रोटोप्लाज्म वाज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसके द्वारा कहा गया, हक्सले के द्वारा कहा गया। जब पढ़ाएंगे प्रोटोप्लाज्म उस समय बताएंगे। और पुरकिंजे साहब ने आपको क्या किया, प्रोटोप्लाज्म कहा, प्रोटोप्लाज्म टर्म जो नाम जो है वो दिया गया किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा 1839 में। अब जब इतना खेला हो ही गया तो भाई चलो थ्योरी भी दे देते हैं। तो थ्योरी देने के लिए भी 2 साइंटिस्ट टपक गया, 2 साइंटिस्ट टपक गया और उन्होंने कहा क्या कि सेल थ्योरी। इन दोनों ने मिल करके दे दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दिया गया क्या, 1839 में। 1839 में स्लाइडेन एंड स्वान नामक 2 साइंटिस्ट थे। दोनों साइंटिस्ट अलग अलग बोला, एगो ई घर में एगो ऊ घर में बोला, माने एगो दिल्ली में बैठा हुआ है एगो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, दोनों 2 जगह बैठ करके आराम से बोलता है और दोनों 2 चीज पढ़ता है, एगो बोटनिस्ट एगो जूलॉजिस्ट है, और फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अभी दोनों ने जो जो कहा उसको मिला करके वो बढ़िया से फिर दोनों को बैठ गया बोर्ड में, बैठ करके दोनों बोर्ड में कहा चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि दिस इज अ सेल थ्योरी। अब उसको याद रखो, दोनों अमर हो गया है ना, हम लोग याद रखते हैं, एग्जाम में आता है। तो एक साहब थे क्या, मैल्थिस जे स्लाइडेन, ये कौन थे, जर्मन बोटनिस्ट, मैल्थिस जे स्लाइडेन और जर्मन बोटनिस्ट। और दूसरा कौन है, थियोडर स्वान, ये कौन है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। सोचिए ब्रिटिश का जूलॉजिस्ट, अब मैल्थिस जे स्लाइडेन ये जर्मन के बोटनिस्ट। ये दोनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से जो ऑब्जर्वेशन किया उसको मिला करके फिर एक साथ पुट किया गया, एंड दैट इज कॉल्ड एट स्लाइडेन सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी दिया गया किसके द्वारा, हम लोग शॉर्टकट में याद रखते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। एग्जाम में अगर आए तो आप लिख डालना स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। अब तो कंप्यूटराइज होता है, मार डालो टिक, आसान है। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर, अब सेल थ्योरी है तो कुछ पोस्टुलेट्स होगा। अब कौन कौन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है उसको देख लेते हैं। तो पहला चीज़ सबसे पहले देखिए कि जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सेल्स का बना हुआ होता है, तो शुरू में ही बताए थे वो चीज़। इन्होंने सबसे पहला लाइन लिखा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब ताली बजाने लगा, बहुत अच्छा सर। हाँ, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी का सभी सेल्स के बने हुए होते हैं, और उस दिन से हम लोग याद करने लगे। सेकंड, द सेल कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल, और सेल कंटेन किया हुआ रहता है हेरिडिटरी मटेरियल। जो मेरा गुण है वो मेरे बाबूजी का गुण है, और बाबूजी का जो गुण है उनके दादाजी और नाना जी का गुण है। यानी हमारे अंदर जो प्रॉपर्टी आया हुआ है वो मेरे माँ और पिता का, दोनों का प्रॉपर्टी हमारे में है। यानी मैं प्रतिबिंब हूँ किसका, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल जो है, ये सारा हेरिडिटरी मटेरियल कहाँ रहता है, सेल के अंदर रहता है। देखेंगे, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड डिनोवो
डी नोवो, याद रखिएगा, न्यू सेल्स आर फॉर्म डी नोवो, इसका मीनिंग होता है ए फ्रेश फ्रॉम ए बायोटिक मटेरियल एनालॉगस टू क्रिस्टल फॉर्मेशन। ये बात कहा गया था कि नया सेल्स जो है वह फॉर्म करता है एबायोटिक मटेरियल से भी। इस बात को आज खंडन कर दिया गया है और इसके बाद फिर और एक बढ़िया सा सेल थ्योरी दिया जाएगा। क्लियर? सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिम्स। ये बात सही है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिम्स में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, ठीक है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितने भी होते हैं वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है सेल। और ए सेल इज ए स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म यूजुअली कंटेनिंग अ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल along with some organelles and is bounded by plasma membrane. A cell organelle can't survive alone. सेल जो होता है उस सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म रहते हैं। इन लोगों ने कहा कि सेल में प्रोटोप्लाज्म रहता है और ये प्रोटोप्लाज्म जो रहता है बाहर से क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा। ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री का उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। अब ये सब पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया। चलिए, बहुत अच्छा है, आपने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई। अब उसके बाद जब दिया तब सब लोग बैठ गया, पूरा वैज्ञानिक लोग बैठ गया, कहा ना ये सही बोला है, ये बात गलत बोला है, ये बात सही बोला, ये बात गलत बोला। अब उन सब पर डिस्कशन हो करके आप फिर उसका देखो बढ़िया सा फ्रेश सेल थ्योरी निकाला गया हम लोगों को पढ़ने के लिए। ओके, तो चलिए भाई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए तो क्या होगा, अपोजिट पार्टी आएगा और ऑब्जेक्शंस लगाएगा। तो अपोजिट पार्टी आ गया और ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी। हम लोग के यहाँ है ना भाई, एगो पक्ष वाला एगो विपक्ष वाला। पक्ष वाला बोला, जहाँ की विपक्ष वाला खड़ा होकर ना 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 तू कुछ सही नहीं बोला। अरे भैया, जो सही बोला, जो सही बोला, जो गलत बोला उसको काट डालो। तो उसके लिए मीडिया वाला बैठा हुआ है, मीडिया वाला बैठ करके कहता है ये सही है, ये गलत है। ओकरो बाद फिर कोर्ट बैठा हुआ है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी सब लोग बैठ करके देखा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो स्लाइडेन साहब ने जो कहा था, सेड दैट न्यू सेल्स were formed inside old ones from the nucleus, wrong by Hugo von Mohl and K. Nageli। अब ये जो कथन स्लाइडेन साहब ने कहा उसको ह्यूगो वॉन मोल और के नेगली साहब ने कैंसिल कर दिया कि नया सेल्स वेयर फॉर्म्ड इनसाइड ओल्ड वंस। पुराना वाला जो सेल्स होता है उसी के अंदर में नया सेल्स फॉर्म करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। और किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। इस बात को सबसे पहले कोई काटा तो ह्यूगो वॉन मोल और के नेगली, दोनों के दोनों बड़ी जलंत था। ठीक है, तो जलंत था तो जरा स्लाइडेन से और जर करके कहा कि ना तोरा अंदर बुराई खोजबे करेगा, खोज डाला। ठीक है ना, तो जलंत नहीं था भैया, पढ़ा लिखा था, तो उसने खोज लिया कि इसमें क्या खराबी है। ओके, तो ये याद रखेंगे हम लोग कि ह्यूगो वॉन मोल और के नेगली साहब ने सबसे पहला स्लाइडेन साहब के एक स्टेटमेंट को काटा। Second, Swan was said that cell could be spontaneously generated by a process analogous to crystal formation। और स्वान साहब ने जो कहा था कि अकेले कोई क्रिस्टल प्रोसेस फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है ना, सेल कुड बी स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड, सेल्स जो है स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड हो जाएगा। ये भी चीज़ को बहुत सारे लोगों ने काटा। और रुडोल्फ विर्चो 1858 में, रुडोल्फ विर्चो 1858 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ सेल लीनेज। इसने क्या दिया, थ्योरी ऑफ सेल लीनेज। याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ सेल लीनेज कौन दिया है, तो रुडोल्फ विर्चो। और विच स्टेट्स ओमनिस सेलुला असेलुला, ओमनिस सेलुला असेलुला, इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ सेल लीनेज। ये कौन भाषा है जी, विच मीन्स दैट, जिसका मीनिंग होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नया सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से कोई सेल्स है ना उसी से बनेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई क्रिस्टल है वो क्रिस्टल से बन जाएगा। ये चीज जो है कहा गया किसके द्वारा, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1858 में, और जिसका नाम दिया गया क्या, थ्योरी ऑफ सेल लीनेज। ये जो आदमी जो था ना वो जर्मन था,
कैसा था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, तो उन्होंने जर्मन में बोला ओमनी सेलुला सेलुला, ओमनी सेलुला सेलुला। अब उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड नॉट डिनोवो। और ये जो कहा गया था डिनोवो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, ये गलत बात है, इसको काट दिए पहले ही हम कि डी नोवो नहीं होता है। तो ये काटा गया किसके द्वारा, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, और उन्होंने क्या कहा, ओमनी सेलुला सेलुला। दिस वाज फर्दर सपोर्टेड बाय लुइस पास्चर 1862। अब इन्होंने कहा था, लुइस पास्चर खड़ा होकर कहा हाँ हम समर्थन करते हैं, सही है सही है सही है, वो भी देखा तो कहा कि सही है, तो लुइस पास्चर साहब ने समर्थन कर दिया, तो इनका भी नाम इतिहास में अमर हो गया। दैट लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बायोजेनेसिस, जो कि कहता है कि लाइफ जो है ओरिजिनेट्स करता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, जिसको कि कहते हैं क्या, बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये कलम कोई लाइफ ओरिजिनेट्स नहीं करेगा, कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नया लाइफ ओरिजिनेट होगा। अब इस तरह से तो ऑब्जेक्शंस आए, तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं सेल थ्योरी के, जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। इस अपवाद को मानने वाला सबसे ज़्यादा कोई बदमाश है ना, कोरोना वायरस। मत कहिए वायरस, वायरस का नाम सुनते ही सब साइंटिस्ट के हाथ पैर फूले लगता है, बाप रे बाप, ये क्या चीज़ है, पूरा चीज़ें पूरा नियम कानून पलट देता है। वायरसेज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, वायरसेज प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, एंड वन ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए या आरएनए, और एक ही न्यूक्लिक एसिड रहेगा वायरस में, चाहे तो डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा, ठीक है ना, दोनों नहीं रहेगा, डीएनए और आरएनए दोनों नहीं रहेगा। अब डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, देखेंगे आगे, वायरस क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सब देखेंगे, अभी तो इतने देखो ना। सो दे लैक प्रोटोप्लाज्म, इसलिए इसमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है। गजब है, यानी कि वायरस ने तो बहुत बातों को खंडन कर दिया सेल थ्योरी का, तो इसको हम लोग एक्सेप्शन के कैटेगरी में रख दिया, भाई ये अपवाद है, ये जो लड़कवा वायरस है ना ये अपवाद है, इसको रखो एक्सेप्शन में, बाकी सब फॉलो करता है, ठीक है ना। एक के चलते थोड़ी सेल थ्योरी निरस्त करेंगे। क्लियर। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विच आर प्रोकैरियोट्स लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, इसमें क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हर चीज़ का अपवाद होता है, तो अपवाद को अलग से एक कैटेगरी में रख करके हम लोग पढ़ लेंगे, तो वही एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। सुइनोसाइटिक हाइपे ऑफ राइजोपोरस और फंजस एंड एल्गा लाइक वाउचेरिया आर मल्टी न्यूक्लिएट। अब ये जो है, हम अभी तक पता है कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ ऐसा है जिसमें कि एक सेल में कई न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट है। तो कौन कौन, एक कोइनोसाइटिक हाइपे ऑफ राइजोपस, ठीक है, राइजोपस का कोइनोसाइटिक हाइपे, और फंगस एंड एल्गा लाइक वाउचेरिया, ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अब इतना चीज़ जब देख लिया, तब कहा चलो भाई अब काट छाट के एगो फ्रेश सेल थ्योरी निकालो और उसको पब्लिश करो लोगों के सामने, और बताओ कि ये सेल थ्योरी है और आज से बुक में यही पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, तो सेल प्रिंसिपल और सेल थ्योरी डॉक्ट्राइन, और इसको नाम दिया क्या ना, सेल डॉक्ट्राइन, सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन। और ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी दिया गया स्लाइडेन और स्वान का, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। कैसे हुआ जी, समझ गया ना, मॉडिफाइड फॉर्म। तो फर्स्ट जो मॉडिफाई होता है तो वो हुआ क्या, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेलुलर, ये तो सही है, कहा गया था, इसी बात को कहा गया, तो ये सेल थ्योरी हो गया। ऑल द सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर्स विथ सिमिलर काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सो सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे कोई हो, सब में एक सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनिमल में बेसिक स्ट्रक्चर सेल है तब प्लांट में जाके कुछ और है, रेल है, टेल है, केल है, ऐसा नहीं कुछ है।
ठीक है, ह्यूमन में कुछ और है तो डॉग में कुछ और है, नहीं, सब में, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मच्छर हो, सब का बेसिक स्ट्रक्चर जो कोई है वो है सेल। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म सिमिलर बेसिक फंक्शंस, अलग अलग सेल्स होंगे लेकिन बेसिक फंक्शंस उसका सेम ही होगा। बेसिक फंक्शन सारे सेल्स का सेम ही होता है, काम अलग है, हमारा आँख काम कर रहा है अलग, नाक कर रहा है अलग, मुंह कर रहा है अलग, त्वचा कर रहा है अलग, ठीक है ना। लेकिन इसका जो सेल्स जो बना हुआ है ना, सबको बनाने में जो सेल है ना, उसका बेसिक फंक्शन जो है सबका एक ही है। यानी एक बार हम एक सेल को पढ़ लिए ना तो पूरे बॉडी का सेल को पढ़ लिए, सबका सेल पढ़ लिए, ठीक है। लाइफ इन ए सिमिलर मैनर एंड इवन हैव सिमिलर कंट्रोल मैकेनिज्म, सो सेल इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी हम कह सकते हैं सेल थ्योरी के अनुसार कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हो गया सेल थ्योरी, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और नया सेल्स जो बनेगा वो पहले से जो कोई सेल होगा उसी सेल से डिवाइड हो करके, मल्टीप्लाई हो करके बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने आप जन्म जाएगा, कोई डेड चीज है, डेड से लिविंग सेल्स क्रिएट हो जाएगा, नो। हमेशा कोई पहले से कोई जीवित प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होगा, उसी से नया सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्लियर है सेल थ्योरी। यानी कहने का अर्थ है ये जो देख रहे हो तुम लोग स्लाइड्स, यही सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी में हम लोग ये याद रखते हैं, फर्स्ट लाइन हम लिखते हैं एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेलुलर, सेकंड लाइन हम लोग लिख देते हैं क्या, एग्जाम में आता है तो लिखते हैं सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड थर्ड लाइन हम लोग लिख देते हैं न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी जो थर्ड लाइन जो कहा था, कौन कहा था जल्दी बताओ, यही ना, रुडोल्फ विर्चो बदमाशवा यही बोला था, ठीक है ना, रुडोल्फ विर्चो ने। ओके, अब यहां तक तो आप लोग का सेल थ्योरी खत्म हुआ। अब इसके बाद अब हम लोग सेल को काटना छाटना शुरू करेंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलो 2 मिनट के ब्रेक के बाद नए क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।